सिंपल सॉल्ट क्या होता है, जिसको वाटर में डिजोल्व किया जाए तो वो केवल एक ही तरीके का अनायन और कैटायन देगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है हमारा NaCl, ठीक। इसको किसी भी हाल में अगर आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये Na प्लस और Cl माइनस ही देगा, इसके अलावा ये कुछ देगा नहीं देगा। तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सॉल्ट। चलिए अब इसमें जो दूसरा है वाला वो क्या है, मिक्स्ड सॉल्ट। हाँ क्या कितना बुला रहा है, क्या कर दिया बे। उसको बुलाना, प्रशांत को बुलाना दोबारा से। किस पे? यार ठीक है। अब देखिए दूसरा जो हमारा है वो क्या है, मिक्स्ड सॉल्ट, ठीक है। तो लिखिएगा इट कैन गिव अरे वो ब्लर आ रहा था यार, हो गया, ठीक है। अब देखिए वाला मिक्स्ड सॉल्ट क्या होता है कि इसको अगर हम वाटर में डिजोल्व करें तो ये क्या करेगा, एक टाइप से ज्यादा एनायन और क्या देगा, कैटायन देगा, ठीक। जैसे इसका एग्जांपल अगर देखा जाए, इसका एग्जांपल है CaOCl2, इसको क्या बोलते हैं जरा बताओ, ये क्या है, क्या ए पीछे मारेंगे अभी, इसका इसको बोलते क्या है, कॉमन नेम बताओ इसका, कॉमन नेम बताओ। अबे ब्लीचिंग पाउडर है, समझे कि नहीं गधा, क्वेश्चन में आ जाएगा ब्लीचिंग पाउडर तो क्या ऐसे मुंह बना लोगे। अब देखो अगर इसको हम क्या करें, वाटर में डिजोल्व करें तो ये कौन कौन सा आयन देगा, Ca प्लस और क्या देगा Cl माइनस और OCl माइनस, ठीक। तो ये देखो क्या दे रहा है, एक से ज्यादा टाइप के क्या दे रहा है, आयन दे रहा है। तो ऐसे सॉल्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, मिक्स्ड सॉल्ट, ठीक। नोट करो। लिख लिया, बहुत तेज लिख रहे हो कि नहीं बेटा लोग, तुम लोग देख रहे हो आज, अब तुम लोग को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, ये देखो अब लिखना चालू किया आई, अभी इसका कॉपी नहीं निकला है, मार देंगे अभी, काम शून्य हो जाएगा तुम्हारा। चलिए अब इसमें नेक्स्ट क्या आता है, एसिडिक सॉल्ट, ठीक। अब एसिडिक सॉल्ट में हम लोग क्या लिखेंगे यार, विच कैन गिव H प्लस प्रोटॉन, ठीक। ऐसा सॉल्ट जो क्या दे हमें, H प्लस प्रोटॉन दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। जैसे इसका अगर एग्जांपल देखा जाए, इसका एग्जांपल है NaH2PO4, ठीक। NaH2PO4 घर से इसका नाम बताइएगा हमें याद करके, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो 2H प्लस आयन मिलेगा, ठीक। इसको अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, 2H प्लस आयन मिलेगा, H2 है तो 2H प्लस आयन मिलेगा। तो जहां से H प्लस आयन मिलेगा वैसे सॉल्ट को क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्ट, ठीक। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्या होता है बालक, विच कैन गिव OH माइनस आयन, ठीक। ऐसा सॉल्ट जो क्या करे, हाँ
जो भी है यार, हमको नहीं पता है, घर से पता करके आना, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, CaOH Cl, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, OH माइनस आयन मिलेगा। तो इस सॉल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्ट, ठीक। समझे कि नहीं समझे, इसका भी नाम घर से पूछ के ना। तो एसिडिक सॉल्ट क्या बोलेंगे, जो डिजोल्व होने पे या तो वाटर में डिजोल्व हो या तो किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक। H प्लस आयन दे एसिडिक सॉल्ट, OH माइनस आयन दे बेसिक सॉल्ट। नोट करिए। देख लिए, क्या क्या N-1D, तो D आएगा तो बताएंगे ना यार, कहाँ टेंशन ले रहे हो, एक बार कैसे बता दें। देखो हर एक चीज का एक सही समय होता है, ठीक। अभी बता देंगे, वहां बताएंगे तो तुम मुंह लटका के बैठे रहोगी, तो हमको आता है, ठीक। तो वहां बताएंगे तो वो आएगा ना। कर लो, गूगल मिल जाता होता वो, कर लो, मिटा दें इसको। चलिए अब इसमें नेक्स्ट जो हमारा आता है सॉल्ट, वो क्या आता है, डबल सॉल्ट, ठीक। एनसीईआरटी आपको लिख के देगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ना, यही क्या होते हैं, डबल सॉल्ट होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक। मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ही एक फॉर्म क्या है, डबल सॉल्ट है, ठीक। डबल सॉल्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल सकते हैं, लेकिन हर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डबल सॉल्ट नहीं बोला जा सकता, ठीक। तो डबल सॉल्ट क्या होता है, व्हेन क्या, ये डबल सॉल्ट, सबर करो भाई, क्या सब तुम लोग पढ़ के आते हो, कहां से। व्हेन solution of two salts mixed in ठीक। अब देखो डबल सॉल्ट क्या होता है बालक, कि जब दो सॉल्ट के हम लोग क्या लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे, ठीक, और उनको डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिला देंगे, ठीक, और उसको इवोपरेट करा देंगे। इवोपरेट करा देंगे तो जो बचा हुआ चीज होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट बोलेंगे। समझे कि नहीं समझे, दो सॉल्ट का सोल्यूशन लेना है, डेफिनेट प्रोपोर्शन में दोनों को मिलाना है और इवोपरेट करा देना है। तो जो इवोपरेशन के बाद जो चीज बचेगी ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक। जैसे इसका एग्जांपल अगर देखा जाए, इसका नाम क्या होता है बताओ, K2SO4Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O, पोटास एलन, ठीक। ठीक, अब ये देखो पोटास एलन क्या होता है भाई, डबल सॉल्ट का क्या है,
एग्जाम्पल है, ठीक। अब इसमें देखो दो टाइप के सॉल्ट यूज हो रहे हैं, एक K2SO4 और दूसरा L2SO4 बोलता है, ठीक। दो टाइप के सॉल्ट का सॉल्यूशन क्या किया गया है, डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलाया गया है, इसके बाद इवोपोरेट करा दिया गया है, तो हमें ये मिला। इवोपोरेशन नहीं कराएगा, ठीक है, क्योंकि अभी इसके अंदर क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है। इवोपोरेट करा देंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल खत्म हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सॉलिड में मिल जाएंगे। तो यहां से इवोपोरेशन के बाद जो सॉल्ट मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट, ठीक। इसका दूसरा एग्जांपल है मोहर सॉल्ट। अब इसका केमिकल नेम बताओ यार, मोहर सॉल्ट, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2, ठीक। ये हमारा क्या होता है, मोर सॉल्ट होता है। ये भी क्या है, डबल सॉल्ट का एक फॉर्मूला एग्जांपल है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे यार, कोई दिक्कत किसी को है? क्या बतिया रहे हो यार तुम लोग, उठो वहां से, उठो उठो उठो, जाए तुम पीछे जाओ, आ गया। चलिए नोट करिए इसको जल्दी, अबे भगा देंगे अभी क्लास से बाहर। अबे ये नहीं होता है, ठीक है, ये बाहर रहता है, ठीक। नोट करिए जल्दी। हो गया, बेटा सब लोग लिख लियो। हाँ तो क्या लिखे, हाँ 24H2। समझ नहीं आ रहा, अब समझ आ रही है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, या इसी को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। अब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यही क्या होता है, हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, ठीक। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है बालक, which contains at least one कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक। ऐसा सॉल्ट जो कम से कम एक कॉम्प्लेक्स आयन उसके पास हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलेंगे, ठीक। जैसे इसका एग्जांपल देखा जाए, K4FeCN6, ठीक। अब देखो बात आती है कॉम्प्लेक्स आयन की, ठीक। तो जब भी हम लोग क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखते हैं, तो ये ब्रैकेट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर का जो आयन होता है ना, ये क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो आयन है वो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक। अब कॉम्प्लेक्स आयन की वाला खासियत क्या होती है कि इन कॉम्प्लेक्स आयन central atom and ligands bonded with कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? तो कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होते हैं, ये जो Fe होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेंट्रल एटम। बाद में इसको पढ़ा जाएगा कि कौन डोनेट कर रहा है, कौन एक्सेप्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को जो एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उनको क्या बोला जाता है, लिगेंड, ठीक।
तो यहाँ पे आयरन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया हमारा सेंट्रल एटम, और ये जो है ये लिगेंड है, ये डोनेट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे होता क्या है कि लिगेंड और सेंट्रल एटम किससे जुड़े होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। ठीक, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा। देखो ये सारे बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो यार? तो इस तरीके से क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बने होते हैं। ठीक, अब एक बात और कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्स आयन अपने आयंस में फर्दर डिवाइड नहीं होता है। ठीक, या तो आप इसको क्या करिए वाटर में। ठीक, वाटर में एक बात को याद रखिएगा, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं ये वाटर में अपने आयंस में डिजोल्व नहीं होते। ठीक, ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि अगर इसको अपने आयंस में हमें डिजोल्व करना है तो हमें Fe को यहाँ से आयरन को निकालना पड़ेगा, Fe को निकालना पड़ेगा। ये अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अगर जुड़ा होता तो वाटर के अंदर डाइइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी होती है, इसको तोड़ देता। ठीक, लेकिन ये क्या कर रहा है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बंधा हुआ है, इसीलिए वाटर इसको तोड़ नहीं पाता है। ठीक है, इसीलिए ये अपने फर्दर आयंस में डिवाइड नहीं होता है। अगर इसको आप वाटर में डालेंगे तो एक आयन इधर मिल जाएगा और ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन क्या हो जाएगा, आयन के फॉर्म में बाहर मिलेगा। अब आप चाहें कि इन दोनों को अलग कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। समझे कि नहीं है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये जुड़ा होता है। ठीक है, समझे कि नहीं? आगे हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स आयन भी दो टाइप के होते हैं, इनपरफेक्ट और परफेक्ट। तो परफेक्ट वाले जो होते हैं वो या तो वाटर में भी डिजोल्व नहीं होंगे और किसी सॉल्यूशन का यूज करेंगे तो भी वो डिजोल्व नहीं होंगे। लेकिन इम्परफेक्ट वाले क्या होते हैं, वाटर के जगह पर अगर हम किसी टाइप का ऑर्गेनिक सॉल्यूशन ले लें तो वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक, तो इसको आगे बढ़ा जाएगा, फिलहाल अभी इतना समझिए। सारे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वाटर में डिजोल्व, कॉम्प्लेक्स आयन ये वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। K4 प्लस दे देगा, 4K प्लस, और ये माइनस में डिजोल्व हो जाएगा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स आयन यही हो है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है। तो अगर हम चाहें कि इस कॉम्प्लेक्स आयन को फर्दर इसके आयन्स में डिवाइड कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, वाटर में पॉसिबल नहीं है। अलग टाइप के ऑर्गेनिक सॉल्ट मिलाएंगे तो हो सकता है कि टूट जाए, लेकिन वाटर में ये डिजोल्व नहीं होता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो इस बात को याद रखिएगा, वाटर अगर आ जाए तो इसको तोड़ नहीं पाएगा। काबे छाती पकड़े बैठे हो, हार्ट अटैक आ रहेगा? हाँ, देखना है। तो इसको लिख लिया जाए, इस पॉइंट को ये याद रखोगे, लिख देते हैं, लिख लो। कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट dissociate into ions in एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में कॉम्प्लेक्स आयन अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या लिखो, कॉम्प्लेक्स आयन बिहेव्स लाइक सिंगल एंटिटी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन क्या करता है, सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इस पूरे सॉल्ट को अगर आप वाटर में डालेंगे तो ये यहां से पूरा कॉम्प्लेक्स आयन अलग मिल जाएगा। ठीक, ये अकेला सिंगल बिहेव करेगा। ठीक है, समझे कि नहीं? अगर आप चाहें कि FeCN6 को वाटर में मिला के तोड़ दें, अगर आप यहां से चाहें कि इसको वाटर में डिजोल्व करके Fe2+ और Cn- निकाल लें तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, ये हमेशा सिंगल एंटिटी के फॉर्म में ही क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, कॉम्प्लेक्स आयन की, नोट करिएगा।
हो गया, मिटा दें? अरे लिखे कि नहीं लिखे यार? अब देखिए कॉम्प्लेक्स आयन भी क्या होते हैं बालक, दो टाइप के होते हैं, ठीक। पहला टाइप क्या होता है इसका, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स आयन, और दूसरा क्या होता है, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। अब देखो होता क्या है यार, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, which does not which give ठीक है। ठीक, अब देखो यार इधर समझिए कि कॉम्प्लेक्स आयन वाटर में डिसोसिएट नहीं होगा, ये तो पहले हम लोग पढ़ लिए भी इससे पहले कि कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन होगा ये वाटर में डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक। अब कॉम्प्लेक्स आयन के दो टाइप होते हैं, पहला क्या होता है इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स आयन, दूसरा क्या होता है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक। अब परफेक्ट कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, विच डज नॉट गिव टेस्ट ऑफ इट्स एनी आयन इन कॉम्प्लेक्स, ठीक। टेस्ट का मतलब समझ रहे हो कि अगर मान लो हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स आयन है AB6, ठीक। ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक। अब टेस्ट, इसके आयन का टेस्ट का मतलब कि अगर हम इसमें चाहें कि ये कौन सा आयन है, ये सेंट्रल एटम है, अगर हम ये पता करना चाहें कि ये सेंट्रल एटम कौन सा आयन है तो इसको तोड़ के अलग करना पड़ेगा। यहां से जब ये ए अलग निकलेगा तभी ये इसका टेस्ट होगा, ठीक। तो इसको तोड़ना ही क्या होगा, इसके आयन्स का टेस्ट होगा, ठीक। जब इसको तोड़ेंगे वो हमें अलग मिलेगा तब हम लोग बताएंगे कि ये क्या था, ये बी क्या था, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो टेस्ट मतलब समझ रहे हो ना, इसको तोड़ना, ठीक है। तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, वाटर में तो कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन डिसोसिएट नहीं होगा, लेकिन हमने बताया कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन हम ले लेते हैं तो जो इनपरफेक्ट कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं वो किसी तरीके के सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होंगे, ठीक। जैसे अगर हम बात करें किसकी, एग्जांपल ले लें CuCN6, ठीक। ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है, ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है। अगर इसका रिएक्शन हम लोग करा दें किसके साथ, H2S के साथ, तो बनना क्या चाहिए यार, अगर नॉर्मली ये आयन होता तो ये क्या बना लेता, CuS बना लेता ना, H2 - Cu2 + CuS बना लेता, ठीक। लेकिन ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स आयन है तो ये क्या करेगा, CuS नहीं बनाएगा, ठीक। अगर आप चाहें कि ये CuS क्या है, एक तरीके का ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है, अगर आप चाहें कि इस ऑर्गेनिक सॉल्यूशन को मिला के इसको डिसोसिएट करा लें तो वो डिसोसिएट नहीं होगा। यानी कि ये समझिए परफेक्ट कॉम्प्लेक्स आयन जो होते हैं या तो वाटर हो या तो किसी भी टाइप का सॉल्यूशन हो, वो अपने आयन्स में डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक। अगर हम बात करें इनपरफेक्ट कॉम्प्लेक्स आयन की, इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो इसका एग्जांपल क्या है, CdCN6, ठीक। अगर इसको हम क्या करें, H2S सॉल्यूशन से पास करा दें तो ये क्या दे देता है, CdS बना लेता है, ठीक। तो ये देखो अपने आयन्स में टूटा ना। अब यहां से इसको क्या कर दो, थोड़ा सा हीट दे दो तो ये Cd + H2- में टूट जाएगा। तो यहां से इसको आयन्स को हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया ना। तो जो इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में क्या होते हैं, अपने आयन्स में डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक। वाटर में ये भी डिसोसिएट नहीं होगा, वाटर में ये भी डिसोसिएट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर ऑर्गेनिक सॉल्यूशन ले तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, ये किसी हाल में डिसोसिएट
नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? तो किताब में आपको 2-4 ठो मिल जाएगा, उसको याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से आयन्स थे जो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स आयन है और जो इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो इस बात को आप याद कर लीजिएगा किताब से, नोट करो, जल्दी जल्दी करो। हो गया बेटा? अरे कैसे बैठी हो? बिस्तर लगवा दें इधर। तो यार तो लग रहा है 80 साल के बुढ़वा हो गए तुम लोग, बैठ नहीं पा रहे यार, हदाल है बेटा। अब देखो यार, इस चैप्टर में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको पढ़ लेते हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं उसको देख लिया जाए। तो सबसे पहला क्या होता है हमारा? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक, अब देखो वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? इट कंटेन्स सेंट्रल एटम and ligands bonded with coordinate bond। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है ये पता है ना यार? तुम बताओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? अच्छा तुम बताओ आयनिक बॉन्ड क्या होता है? बताइए आयनिक बॉन्ड क्या होता है? तुम बताओ भाई, क्या नाम है इसका? जूही चावला। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड क्या होता है बताओ जल्दी। ये चश्मा, तुम बताओ। आयंस में ब्रेक हो जाता है तो आयनिक बॉन्ड। वाह क्या सीन है, तुम बताओ भाई। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर जहां पे होता है वहां पे क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जहां पे होता है वहां पे क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन का डोनेशन जहां पे होता है वहां पे क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? एक देगा और दूसरा ले लेगा। ठीक, समझे कि नहीं? अब ये काम, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना यार, ये कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक क्या है? पार्ट है। समझे कि नहीं समझे? अब कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि एक देता था तो दूसरा भी देता था। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक दे देता है दूसरा ले लेता है। ठीक है, तो जहां पे डोनेशन होगा इलेक्ट्रॉन का वहां पे कैसा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, तो ये देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या करता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल एटम आपको देखने को मिलेगा और लिगेंड्स देखने को मिलेंगे जो कि सेंट्रल एटम के साथ किस बॉन्ड से जुड़े होंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। ठीक, अगर एग्जांपल देखा जाए जो K4 FeCN O6। ठीक, अब ये देखिए क्या है हमारा, इस पूरे ये वाला जो पार्ट है ना स्क्वायर ब्रैकेट वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा? सेंट्रल एटम
सेंट्रल एटम, और ये क्या है, लिगेंड। ठीक, तो अब ये देखो इस स्फीयर के अंदर क्या आ रहा है, सेंट्रल एटम आ रहा है और लिगेंड्स आ रहे हैं, जो कि किससे जुड़े होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। पीछे भी बताए थे ना 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या होते हैं, ये जुड़े थे। ठीक, तो इस पूरे स्फीयर को क्या बोलेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, इसको नहीं बोलेंगे, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नहीं आता है, ये आउटर स्फीयर में आता है। किस में आता है, आउटर स्फीयर में। ठीक, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक, समझे कि नहीं समझे, चलो नोट करो। हो गया, ठीक है। अब हमें एक नया टर्म यहां देखने को मिला, सेंट्रल एटम। ठीक है, तो अब सेंट्रल एटम के बारे में पढ़ते हैं बेटा। हो गया, अब देखो अलग सेंट्रल एटम क्या होता है, विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लिगेंड से जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम। ऐसा क्यों करता है, एज इट हैज वैकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक, क्योंकि जो सेंट्रल एटम होता है ना उसके पास खाली ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसके वजह से वो क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। अरे इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए जगह चाहिए, वो जगह रहेगा तभी तो एक्सेप्ट करेगा, ऑर्बिटल उसका भरा हुआ रहेगा तो एक्सेप्ट करेगा, चाहते हुए भी नहीं कर सकता। ठीक, तो सेंट्रल एटम में अगर पूछा जाए कि अगर कॉम्प्लेक्स क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में किस पार्ट के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो आप क्या बताएंगे, सेंट्रल एटम। ठीक है, लिगेंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते हैं। ठीक, उसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होते हैं लोन पेयर के फॉर्म में, समझे। तो लिगेंड्स के पास लोन पेयर होता है और सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक, जैसे इसका एग्जांपल देखा जाए, एग्जांपल में अगर देखा जाए तो ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक, अब कई सारी किताब में हम सेंट्रल एटम लिख रहे हैं, आपको बहुत सारी किताबों में सेंट्रल मेटल एटम लिखा होगा, बहुत सारी किताब में सेंट्रल मेटल एटम लिख के आता है। क्यों, क्योंकि 95% ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं, सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करते हैं। ठीक, या बोला जाए तो सेंट्रल एटम जो होते हैं ना वो सारे क्या होते हैं, मेटल ही होते हैं। ठीक, तो इसीलिए इसका नाम बोल दिया गया सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम दोनों क्या होता है, एक ही होता है। ठीक, अब जो हमारे ट्रांजिशन मेटल होते हैं भाई, ट्रांजिशन मेटल यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट, किस ब्लॉक के, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं भाई, उन्हीं को ट्रांजिशन मेटल बोला है। पढ़ के आई हो ना, बताओ ट्रांजिशन मेटल इसको क्यों बोला जाता है, बताओ भाई। देखो डी ब्लॉक, हाँ देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। क्या होता है, डीडी ट्रांजिशन। अच्छा, मतलब तुम ये बोलने वाली थी, चलो बताओ डीडी ट्रांजिशन क्या होता है। और देखो डीडी ट्रांजिशन क्या होता है, एनर्जी स्प्लिटिंग होता है। ठीक, आप इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है वो स्प्लिट होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, T2G और Eg में। ठीक, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाता है, Eg में, या तो Eg का इलेक्ट्रॉन T2G में आएगा। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीडी ट्रांजिशन। एनर्जी का स्प्लिटिंग जो हो रहा है ना, ये सेम देखो डी ऑर्बिटल क्या होता है, ऐसे होता है। अगर सिंपल डी ऑर्बिटल लिखे हैं तो ये होता है डी ऑर्बिटल,
10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरे जा सकते हैं। लेकिन यही ये सब क्या होते हैं, सेम एनर्जी के होते हैं। पूरा का पूरा डी ऑर्बिटल क्या होता है, सेम एनर्जी का होता है। लेकिन डी ट्रांजिशन क्या होता है कि इसमें से 3 की एनर्जी चेंज हो जाती है और बाकी 2 ऑर्बिटल की, सब ऑर्बिटल की एनर्जी अलग हो जाती है, ठीक। और ये क्या हो जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं। तो ये 3 नीचे रह जाते हैं और जिन 2 सब ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है वो ऊपर चले जाते हैं। तो इसको नाम दे दिया गया T2G, इसको नाम दे दिया गया EG। और इनका इलेक्ट्रॉन कभी ऊपर कभी नीचे करता रहता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ये ऊपर जाएगा, ठीक, तो ये एनर्जी लेता है, ठीक। इसके ऊपर लाइट आएगा, फोटोन आएंगे। फोटोन क्या होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी ले लेगा ये लाइट से और क्या हो जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक। और ये यहाँ पे ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है। 1 सेकेंड का 8वां पार्ट जितना होता है ना, उतने टाइम तक ये यहाँ पे रहेगा। उसके बाद ये तुरंत वापस कहाँ आ जाएगा, T2G में आ जाएगा। तो जितनी एनर्जी लेके ये गया है, जब ये वापस EG से T2G में आएगा तो उतनी एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। और जब वो रिलीज करेगा, एनर्जी जो यहाँ से रिलीज होगी वही हमें लाइट के फॉर्म में क्या होता है, दिखता है। तो जो आयंस के बीच में या कंपाउंड्स का जो कलर हम लोग शो करते हैं ना, तो वो इसी की वजह से होता है। ये इलेक्ट्रॉन जब वापस अपने पुराने वाले ऑर्बिटल में आएगा तो जितनी एनर्जी लेके गया था उतनी एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक। अब वो एनर्जी क्या होगी, फोटोन के फॉर्म में होगी, उसका वेवलेंथ होगा। और वो वेवलेंथ अगर विजिबल रेंज में हो, ठीक है, वो वेवलेंथ अगर विजिबल रेंज में हो तो हमें कलर दिखेगा। अब विजिबल रेंज क्या होता है, विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600। 7600 कौन बोला, हमें लिखवा है, चलो ठीक है 7800, ठीक। तो वही 76-78 होता है, कई सारी किताबें 76-78। तो अगर उसका ये जो लाइट यहाँ से इमिट कर रहा है ना, ये जो फोटोन यहाँ से इमिट कर रहा है वापस आते समय, अगर इसका वेवलेंथ क्या हो, विजिबल रेंज में हो, तो हमें कलर देखने को मिलता है। समझे कि नहीं समझे। तो इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डी ट्रांजिशन। अब एनसीईआरटी क्या बोलता है ना कि डी ऑर्बिटल अगर वैकेंट हो, खाली हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो डी ऑर्बिटल में, ठीक। एनसीईआरटी क्या बोलता है, डी ट्रांजिशन मेन ये होता है, ठीक। एनसीईआरटी वाले साले बहुत ये करते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलता है कि अगर डी ऑर्बिटल में अगर एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, ट्रांजिशन शो करेगा, ठीक। यानी कि वो बोलता है कि डी कहां से कहां तक होना चाहिए, 1 to 9। जो हमारा एलिमेंट होगा, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए, D1 से 9 के बीच में इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, ठीक। अगर D1 से 9 अगर हम बोलें तो अगर ये मान लो हमारा क्या है, डी ऑर्बिटल है, ठीक। अगर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन भरना है तो अब बाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है, सबसे पहले इसको भरो, एक इलेक्ट्रॉन आधा आधा, ठीक। अभी देखो अनपेयर्ड है ना, ये भी अनपेयर्ड है, बाकी वैकेंट है, ये ट्रांजिशन शो कर लेगा, आसान आराम से कर लेगा। अगर हम बोले D2 कर दें, D2 कर दें तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, जाएगा। अब इसके पास अभी भी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक। D3 करें तो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, अभी भी अनपेयर्ड है। D4 करें, चौथा इधर जाएगा। D5 करें, पांचवा इधर जाएगा, ठीक। अब D6 अगर करेंगे तो छठा वाला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, पेयरिंग स्टार्ट करेगा, ठीक। D7, D8, D9। अब D9 तक देखो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है, समझे कि नहीं। तो D1 से D9 तक ये ट्रांजिशन शो कर सकता है, लेकिन जैसे ही D10 में जाएंगे ये पूरा का पूरा क्या हो गया, भर गया। अब ये ट्रांजिशन शो नहीं करेगा, समझे कि नहीं। अब ये ट्रांजिशन शो नहीं करेगा। तो जिस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन D10 हो जाएगा उसको हम लोग ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलेंगे। ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं, जिनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, D1 से D9 के बीच में लाई करता है, समझे कि नहीं। यानी कि डी ऑर्बिटल में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक, समझे कि नहीं। और ट्रांजिशन होता क्या है, मेन मुद्दा इसका ही है। एनसीईआरटी काम थोड़े में चला देता है, समझे कि नहीं। अब एनसीईआरटी केवल बोलता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब ये अनपेयर्ड होंगे तो क्या करेंगे, इधर उधर भागेंगे ना यार। अनपेयर्ड होंगे तो ये अनस्टेबल होंगे, अनस्टेबल होंगे तो वही स्प्लिटिंग होता है इनका, ठीक। तो आगे की कहानी नहीं बताता है, चलो लिख लो अपना। कहाँ हंस, अरे यार ये गजब हंसती है भाई। वो एक कौन सी ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड होता है ना हंसने वाला, लाफिंग गैस। सुन के आती होगा घर से, बोतल में सस्ता नशा करके आती है, महंगा नशा किया करो। देखो भाई, वाह क्या सीन है, बहुत तेज हो लिखने में तुम लोग।
हाँ क्या, वाह क्या सीन है। भानु सर हमसे ज़्यादा डायलॉग जानते हैं समझे, वो हमसे काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। अच्छा वो भाई सबसे सीनियर टीचर हैं कोचिंग के, इसलिए तुम लोगों के सामने डायलॉग नहीं बोलते हैं, ठीक। तुमसे अकेले में अगर मिलोगे ना, समझे कि नहीं बात। हाँ भानु सर विजय सर से बड़े नहीं है, विजय सर से पहले से पढ़ा रहे हैं, ठीक। विजय सर बाद में पढ़ाना चालू किए, वो पहले से ही वो बीटेक अपना किए, उसके बाद चले गए कोटा, तो कोटा में भी पढ़ाए 2 4 5 साल। हो गया। समझ गए। अच्छा एक बात बताइए, ये जो हमारे सेंट्रल एटम होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो लिविस के हिसाब से क्या होता है, जो स्पीसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है वो क्या होती है, लिविस एसिड होती है। हाँ तो सेंट्रल एटम हमेशा कैसा बिहेव करेंगे, लेविस एसिड की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो इसको कोने में कहीं लिख लीजिए कि सेंट्रल एटम क्या होंगे, लेविस एसिड होते हैं, ठीक है। इसको कोने में चिपका लीजिए कहीं, बहुत काम का चीज है, ठीक। चलिए बात, नेक्स्ट हमारा क्या था, लिगेंड्स। कौन बतिया रहा है, रिक्स नहीं चलेगा। देखो लिगेंड्स क्या होते हैं, दीज आर, देखो लिगेंड्स क्या होते हैं बालक, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज होते हैं, ऐसे स्पीसीज जो क्या करें, इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, ठीक। तो एक बात बताइए, लेविस के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, एसिड होता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो लिगेंड्स हमारा कैसा बिहेव करेंगे, लेविस बेस की तरह, ठीक। तो इसमें 2 पॉइंट लिखिएगा, ऑल लेविस बेस आर लिगेंड्स। जितने लेविस बेस है वो सब क्या कर सकते हैं, लिगेंड्स की तरह बिहेव कर सकते हैं, ठीक। जैसे इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो NH3, अमोनिया क्या है, लेविस बेस है, इसके पास लोन पेयर होता है, तो ये अपना लोन पेयर क्या कर सकता है, इजिली किसी को डोनेट कर देगा। और अगर ये अपना लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो ये कैसा काम करने लगेगा, लिगेंड की तरह काम करने लगेगा, ठीक। तो सारे के सारे जितने भी लेविस बेस हैं वो सब लिगेंड की तरह काम कर सकते हैं, ठीक। लेकिन बट all ligands are not लेविस बेस। लेकिन जितने भी लिगेंड हैं उनको हम लेविस बेस नहीं बोल सकते, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, सर्सन रीजन में कई बार पूछता है, ठीक। तो जितने भी लिगेंड्स हैं उनको लेविस बेस नहीं बोला सकता, क्यों, जैसे इसका एग्जांपल अगर देखा जाए, तो बेंजीन, बेंजीन के पास क्या होते हैं भाई, इसके पास लोन पेयर होता है, बेंजीन में लोन पेयर होता है ना, तो ये अपना लोन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, लिगेंड की तरह काम करेगा। बेंजीन क्या होता है, लिगेंड होता है, लेकिन ये लेविस एसिड नहीं है, लेविस बेस नहीं है। अगर कोई पूछे कि बेंजीन लेविस बेस है तो ये लेविस बेस नहीं है, ठीक है, समझे कि नहीं। तो सारे लेविस बेस क्या हो सकते हैं, लिगेंड हो सकते हैं, लेकिन सारे लिगेंड लेविस बेस नहीं हो सकते हैं, समझे कि नहीं समझे। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए।
चलिए बाकी कल पढ़ेंगे।